आजकल हमारी डिजिटल जिंदगी में हर तरफ जैसे निगरानी का एक जाल सा बिछा है। सीसीटीवी, सोशल मीडिया, ये तकनीकें लगातार हम पर नजर रखे हुए हैं। तो आज हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर हम इसी मुद्दे पर थोड़ी बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और लेख हैं जो निजता और ये जो निगरानी तकनीक है इसके अलग अलग पहलुओं को देखते हैं। तो आज कोशिश ये समझने की है कि ये तकनीकें असल में काम कैसे करती हैं, हमारी निजी जिंदगी पर इनका क्या असर पड़ रहा है और क्या हम सुरक्षा और निजी आज़ादी के बीच कोई कोई सही तालमेल बिठा सकते हैं। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये निगरानी तकनीकें हैं कौन-कौन सी? जिक्र आता है सीसीटीवी का, फिर वो फेशियल रिकग्निशन तकनीक है, एफआरटी जिसे कहते हैं, सोशल मीडिया पर नजर रखना, बिग डेटा एनालिटिक्स, मोबाइल ट्रैकिंग, ये सब। इनसे सुरक्षा तो बढ़ती है, हाँ वो तो है, पर अक्सर हमारा डेटा हमारी मर्जी साफ मर्जी के बिना इकट्ठा हो जाता है और यहीं से वो टेंशन शुरू होती है ना, सुरक्षा चाहिए या आज़ादी। बिल्कुल, और इसका असर काफी गहरा है जैसा कि जानकारी में सामने आता है। पहली बात तो ये कि बहुत बड़े पैमाने पर डेटा जमा होता है और अक्सर पता नहीं चलता है कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा, कौन करेगा। पारदर्शिता की कमी है। दूसरी बात, इस डेटा से लोगों की प्रोफाइलिंग हो सकती है, मतलब अंदाजा लगाना कि कौन कैसा है, क्या सोचता है, और इससे जाहिर है भेदभाव का खतरा बढ़ जाता है। सही कहा। तीसरी चीज, सार्वजनिक जगहों पे अब वो गुमनामी वाली बात वो लगभग खत्म सी हो गई है। हर जगह कैमरे। और चौथी बात है जिसे चिलिंग इफेक्ट कहते हैं, एक मनोवैज्ञानिक असर। चिलिंग इफेक्ट वो क्या है? इसका मतलब है कि जब लोगों को लगता है ना कि उन पे हर वक्त नजर रखी जा रही है तो वो थोड़ा सहम जाते हैं। खुलकर अपनी बात कहने से या कुछ खास चीजें ऑनलाइन सर्च करने से भी कतराने लगते हैं। जैसे कुछ रिपोर्ट्स में जिक्र है कि सीआईए ने शायद निजी डिवाइस इस्तेमाल किए या फेसबुक निजी मैसेज पढ़ता है, इस तरह की बातें। हाँ, ये बातें तो सामने आई हैं और ख़ास तौर पर जैसा कि स्रोतों में भी है, 9/11 के बाद चीज़ें बदलीं। सरकारों ने निगरानी के अधिकार काफ़ी बढ़ा दिए। अमेरिका का वो यूएसए पैट्रियट एक्ट या एनएसए का फ़ोन रिकॉर्ड इकट्ठा करना, जो एडवर्ड स्नोडन ने 2013 में बताया था। हाँ, वो तो बहुत बड़ा मामला था। फिर ब्रिटेन का इन्वेस्टिगेटरी पावर्स एक्ट 2016 और चीन का वो क्या कहते हैं सोशल क्रेडिट सिस्टम, ये सब उदाहरण है। तर्क हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा का दिया जाता है, पर चिंता तो नागरिक अधिकारों की भी है। बिल्कुल, और कानूनी जवाब भी देखो हर जगह एक जैसे नहीं है, बड़े जटिल हैं। अमेरिका में संविधान का चौथा संशोधन है जो कहता है कि बिना वजह तलाशी नहीं हो सकती। लेकिन फिर फाइजा और पेट्रियट एक्ट जैसे कानून भी हैं जो कुछ मामलों में सरकार को काफी छूट देते हैं निगरानी की। अच्छा। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन का जीडीपीआर है, यानी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। वो लोगों को उनके डेटा पर ज्यादा कंट्रोल देता है। हाँ, सुना है जीडीपीआर के बारे में। डेटा देख सकते हैं, ठीक करवा सकते हैं। तो दुनिया भर में ना अलग अलग प्राथमिकताएं दिखती हैं। कहीं सुरक्षा ज्यादा जरूरी मानी जाती है, कहीं निजी अधिकार। और डेटा सुरक्षा का जो पुराना तरीका था ना, नोटिस और सहमति वाला, उस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। खासकर बिग डेटा के जमाने में वो काफी नहीं है। तो ये तो हुई कानून की बात, लेकिन क्या तकनीक खुद इसका कोई हल निकाल सकती है? क्या कोई ऐसे तकनीकी उपाय हैं? हाँ, कुछ तकनीकों पर काम हो रहा है और उनका जिक्र भी है, जैसे एन्क्रिप्शन। ये आपके डेटा को एक तरह से लॉक कर देता है ताकि कोई और उसे पढ़ ना सके। अच्छा, जैसे व्हाट्सएप मैसेज एन्क्रिप्टेड होते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही। फिर है एनोनिमाइजेशन, जिससे आपकी पहचान छुपाई जा सके। और एक और दिलचस्प चीज है डिफरेंशियल प्राइवेसी। डिफरेंशियल प्राइवेसी ये क्या है? ये एक तरीका है डेटा का विश्लेषण करने का, जिससे समूह के बारे में तो पता चले पर किसी एक व्यक्ति की निजी जानकारी जाहिर ना हो। बड़ी चालाकी से किया जाता है। मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR की रिपोर्ट भी एन्क्रिप्शन को बहुत जरूरी मानती है। और समाज पर इसका क्या असर पड़ रहा है, ओवरऑल? देखो, असर तो काफी बड़ा है। स्रोत बताते हैं कि अगर निगरानी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये हमारे लोकतंत्र के जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे बोलने की आजादी या शांति से इकट्ठा होने की आजादी, उनको कमजोर कर सकती है। और जैसा स्नोडन वाले मामले के बाद हुआ, सरकारी संस्थानों पर लोगों का भरोसा भी कम हो सकता है। हाँ, ये तो है। आर्थिक असर भी है। अगर किसी कंपनी से डेटा लीक हो जाए या वो बहुत ज्यादा आक्रामक मार्केटिंग करे तो उसकी साख गिरती है। सही बात। और ये सिर्फ एक देश का मामला नहीं है, ये ग्लोबल है। एक तरफ फाइव आइज जैसे खुफिया गठबंधन है जो आपस में जानकारी साझा करते हैं, अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वाले। हाँ, वही। और दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र,
या वासेनार अरेंजमेंट जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो निगरानी तकनीक है इसका निर्यात नैतिक तरीके से हो। पर क्योंकि हर देश की अपनी प्राथमिकताएं हैं, इसलिए वो संतुलन बनाना एक लगातार चुनौती है। तो अगर हम आगे की तरफ देखें, भविष्य में क्या लगता है? एआई और मशीन लर्निंग आ रहे हैं। हाँ, एआई और मशीन लर्निंग से निगरानी की क्षमताएं तो जाहिर तौर पर और बढ़ेंगी, जैसे रियल टाइम में चेहरा पहचानना या शायद अपराध की भविष्यवाणी करना, ऐसी चीजें। तो क्या ये और खतरनाक होगा नैतिकता के लिए, या एआई से ही कोई बचाव का रास्ता भी निकलेगा? दोनों बातें हो सकती हैं। एआई शायद निजता बचाने वाले नए टूल बनाने में भी मदद करे। इसके अलावा ब्लॉकचेन जैसी जो नई विकेंद्रीकृत तकनीकें हैं और लोगों में जो जागरूकता बढ़ रही है, शायद इनसे भी कुछ बदलाव आए। तो कुल मिला के बात यह है कि देखो, निगरानी तकनीक के फायदे हैं, सुरक्षा बढ़ती है, काम आसान होते हैं, पर निजता के अधिकारों का ध्यान रखना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे ज्यादा जरूरी है। तो संतुलन कैसे बने? संतुलन के लिए जीडीपीआर जैसे मजबूत कानून चाहिए, एन्क्रिप्शन जैसी तकनीक चाहिए, पारदर्शिता चाहिए और जवाबदेही। शायद सबको हर वक्त देखने के बजाय लक्षित निगरानी यानी जरूरत के हिसाब से नजर रखना और उस पर भी कड़ी निगरानी रखना, शायद ये बेहतर रास्ता हो। बिल्कुल। तो एक जरूरी सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। जैसे जैसे तकनीक और ताकतवर होती जा रही है, क्या हम वाकई एक ऐसा भविष्य बना पाएंगे जहां सुरक्षा और आज़ादी दोनों सुरक्षित रहें, या फिर हमेशा एक को पाने के लिए दूसरे की कीमत चुकानी ही पड़ेगी? इस पर सोचने की जरूरत है।